हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज की स्टडी बहुत अच्छी चल रही है दोस्तों। आज में हम लोग पढ़ने वाले फ्रेंड्स क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस के फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को। जी हाँ दोस्तों, ये एमसीक्यू का फ्रेंड्स सीरीज है जिसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट और अच्छे सवालों को देखने वाले हैं, उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, ताकि फ्रेंड्स आपका जिसमें एग्जाम होने वाला है उसमें आप पूरा सही में ऑब्जेक्टिव बना सकें। ठीक है, जितना हम पूछा सारा सही से बना सकते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स हम लोग अब बस अंत तक वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आज क्वेश्चनों को रटेंगे नहीं, उसको टेस्ट नहीं मानेंगे, हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि एक्सप्लेन करने से क्या रहेगा, हम लोग को जो याद रहेगा हमेशा एग्जाम में बन जाएगा सही। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है उसके पहले मैंने 5-6 पार्ट लाया हूँ ऑब्जेक्टिव का, उसी पार्ट से आज हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, देखते हैं सवाल क्या कहता है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो पढ़िए सबसे पहले सवाल को क्या कहता है। फर्स्ट नंबर पहला सवाल फ्रेंड्स आपका बोल रहा है कि देखिए फिजिक्स का सवाल है, ठीक है, एनसीईआरटी का है, और सारा जो तो सवाल है ना आपका एनसीईआरटी बुक से निकाले गए हैं। ठीक है, मैंने बुक को पढ़ा हूँ, उसमें देखा हूँ कि कहाँ से ऑब्जेक्टिव बन रहा है, इसलिए मैं निकाला हूँ, तो आपको बहुत आसानी हो गया, आपको बुक पढ़ना की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहला सवाल बोल रहा है कि विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मात्रक क्या होता है? आपको ऑप्शन में दे देगा बहुत सारा। ये जो सवाल है ना, अधिकतर बच्चे गलती करते हैं। बोलिए क्यों? बच्चे को पता था कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, और लास्ट में लिखा था बल तो मार देता न्यूटन, लेकिन सबका नंबर गोल हो जाता है। इसका आंसर क्या सही होगा? इसका फिर आंसर तो क्या होगा ना, विद्युत वाहक बल। ये तो कुछ नहीं होता है, ये एक तरह से आपका जो वोल्टेज होता है, विभवांतर होता है, उसी के जैसा ही होता है ना। आप क्लास 2 में आएगा तो पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, लेकिन अभी समझिए कि ये कुछ नहीं है, विभवांतर है। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा, है ना। याद रखिए, इस सवाल एग्जाम में आते हैं और बच्चे गलती कर जाते हैं, है ना। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इसको किससे डिनोट करते हैं? वी से डिनोट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर, विद्युत उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं? विद्युत को उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं? विद्युत उत्पन्न करना मतलब इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करना, है ना। उत्पन्न का मतलब जनरेट करना, तो इसको फिर से हम लोग बोलते हैं जनरेटर, है ना। विद्युत जो उत्पन्न करने का युक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं? विद्युत जनरेटर। इसको बोलते हैं विद्युत जनित्र। यह आपका ऑप्शन में कहीं कहीं डायनेमो दे देता है, तो घबराना नहीं है, इसी का आंसर हो जाएगा डायनेमो। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, कुंडली तथा विद्युत चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण धारा उत्पन्न की क्रिया क्या कहलाती है? देखिए दोस्तों, जब मैं आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो वहाँ मैंने बताया था एक घटना था, फिनोमेना था, उसका नाम था विद्युत चुंबकीय प्रेरण। उसमें मैंने क्या बताया था कि जब एक कुंडली और चुंबक के बीच हम लोग एक रिलेटिव मोशन कराते हैं, अपेक्षित गति कराते हैं, मतलब एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं, तो वहाँ से क्या होता है ना कि जो कुंडली में क्या होता है, करंट उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये कौन दिए थे? ये माइकल फैराडे साहब दिए थे। इसका आंसर क्या हो जाए आपका? इसका आंसर क्या जाएगा? विद्युत, इसका आंसर क्या जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, जो कि माइकल फैराडे साहब दिए थे 1831 में। अगला चौथा नंबर, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करता है। जो फ्लेमिंग के जो वामहस्त जो नियम होता है फिर उसमें बायां हाथ का तर्जनी किसको डिनोट करता है? तर्जनी मतलब समझता है ना, एक अंगूठा होता है, एक तर्जनी होता है, ऐसे इस तरह का। तो ये फिर से क्या कहता है? आपका चुंबकीय क्या बनाएगा आपका? फ्लेमिंग का देखिए बाएं हाथ है ना, तो बाएं हाथ का नियम आपका इसमें क्या हो जाएगा? बाएं हाथ हम लोग इस तरह से करते हैं, तो आपका ये आपका अंगूठा हो जाएगा, ये आपका तर्जनी हो जाएगा, तो ये आपका फ्रेंड्स क्या जाएगा? आपका चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। ठीक है, इसका आंसर लिख लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। देखिए रेफरेंस आपको पता नहीं है सब चीज़ ना, कि मैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या होता है, बीच में के प्रेरण क्या होता है, तो मुझे पता अब नए नए हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चों को पता होगा कि लास्ट टाइम आपका है ना, लास्ट है, तो आपको पता नहीं है तो टेंशन मत लीजिए। आप मैं वीडियो डाला हूँ, मेरे चैनल पर डाला हुआ, बहुत अच्छी तरह समझाया गया, तो जाकर आप देख सकते हैं, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, उसका सावधान पढ़ने से ही होगा, कुछ होगा नहीं। पांचवा नंबर, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित होता है। जो विद्युत जनित्र होता है, जो करंट को उत्पन्न करता है, ये किसके सिद्धांत पर आधारित होता है, किसके प्रिंसिपल पे ये काम करता है? तो आप याद कर लीजिए, वही विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है। ये क्या था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा। छठा नंबर, वह उपकरण जो विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति को संशोधित करता है। छठा क्या बोल रहा है कि वह उपकरण जो विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति को संशोधित
ठीक है। संसूचित का मतलब फ्रेंड्स होता है डिटेक्ट करना, पता लगाना। तो कौन सा उपकरण है जो सर्किट में बताएगा कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखिए अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, मार देते हैं आमीटर। देखिए इसका आंसर आमीटर नहीं होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। अब मैं आपको समझाता हूँ गैल्वेनोमीटर और आमीटर में अंतर क्यों नहीं होगा। देखिए बच्चे जैसे समझते हैं ना धारा और यंत्र मतलब आमीटर, नहीं। आमीटर फ्रेंड्स वैसा यंत्र है जो फ्रेंड्स क्या करता है, करंट को मेजर करता है, मापता है 10 एम्पियर 20 एम्पियर 30 एम्पियर कितना जा रहा है करंट सर्किट से। लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या करता है, वो डिटेक्ट करके बताता है कि सर्किट से करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना, वो बताता है। 7वां नंबर, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है। आप कहीं कहीं देखिएगा हाइड्रो पावर प्लांट होता है, हाइड्रो पावर जो प्लांट होता है वहाँ पर देखिएगा कि डैम बनाया जाता है और डैम के पीछे पूरा पानी को स्टोर किया जाता है और उसके बाहर उसके इस साइड मतलब डैम के 2 साइड होते हैं ना, एक अप स्ट्रीम एक डाउन स्ट्रीम। तो उस पीछे तो आपका अप स्ट्रीम के तहत पूरा पानी जमा रहता है, इसके लिए टरबाइन लगाया था और पानी जमा रहता है, पानी जो जमा तो तेजी से गिरेगा तो क्या होता है टरबाइन घूमता है और घूमने से क्या होता है करंट उत्पन्न होता है। तो वही बोल रहा है कि जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो किस ऊर्जा को बदल रहा है विद्युत ऊर्जा में। बताइए कैसे। पानी क्या है, स्टोर है, स्टोर मतलब स्थितिज ऊर्जा है ना, क्या जाएगा स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा से क्या बदलता है विद्युत ऊर्जा में, कौन, विद्युत जल विद्युत संयंत्र हाइड्रो पावर प्लांट। 8वां नंबर, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। यदि करंट के कारण फ्रेंड्स आपका यदि कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसका दिशा हम लोग कैसे मापते हैं, है ना, ये पूछा जा रहा है। तो कैसे मापते हैं, मैंने अभी बताया था। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स ना इस मेरा मार्कर जो है ना वायर है, अब वायर से क्या ना करंट फ्लो रहा है, तो हमको निकालना है करंट का डायरेक्शन, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन। तो क्या करेंगे ना फ्रेंड्स, हम इस मार्कर को पकड़ेंगे मुट्ठी से अब ऐसे घुमाएंगे तो ये जो अंगूठा जो है ना करंट को बताएगा, लेकिन जो ये अंगुलिया जो मुड़ा है ना ये बताएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन। तो इसको फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। इसको क्या बोलते हैं, मैक्सवेल का ये कौन सा नियम है आपका, दक्षिण हस्त नियम है ना। मैक्सवेल आपका क्या है, राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम से ये पता चलता है करंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र का दिशा। 9वां नंबर, प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है। इंड्यूस करंट जो होता है, प्रेरित धारा जो होता है उसका जो आपका दिशा कैसे प्राप्त होता है, तो इसका याद कर लीजिएगा क्या जाएगा इसका, इसका आंसर आएगा दक्षिण हस्त नियम। ठीक है, देखिए दोस्तों ये दोस्तों फ्लेमिंग साहब का 2 नियम था, एक फ्लेमिंग साहब का बाएं हाथ का नियम था, एक फ्लेमिंग साहब का दाएं हाथ का नियम था। तो दक्षिण हस्त नियम से क्या करते हैं हम लोग, प्रेरित धारा का डायरेक्शन पता करते हैं। ठीक है, अगला 10वां नंबर, दिक सूचक की सुई होती है। देखिए आपको कभी कभी देखे होंगे कि आप सुई एक बार चुंबक आता है ना, उस सुई को जब लटकाइएगा ना आसमान में तो वो नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन में रुक जाएगा, मतलब वो डायरेक्शन को बताता है नॉर्थ और साउथ को, उसी को बोलते हैं दिक सूचक, मतलब डायरेक्शन को इंडिकेट करने वाला। कंपास में देखिएगा दिक सूचक रहेगा, तो वो क्या होता है, वो जैसे कुछ नहीं होता, जैसे क्या होता है आपका क्षण चुंबक होता है। कंपास में देखिएगा दिक सूचक नहीं रहता है, तो क्षण चुंबक रहता है। ग्यारह नंबर, किसी परिपथ में अचानक विद्युत धारा का मान बढ़ जाना कहलाता है। ये तो सब कुछ फेस किए होंगे, कभी कभी क्या तो सर्किट में ना बहुत ज़्यादा करंट आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, है ना, ये सर बोलते एग्जाम में आया, बहुत आया ये, है ना। तो इसको फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। लेकिन एग्जाम में आपको शॉर्ट सर्किट नहीं देगा, आपको हिंदी में देगा, हिंदी में गलती करते हैं बच्चे। इसको फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, लघुपतन। लघुपतन या इसको कहेंगे अतिभारण बोला जाता है भी है। ठीक है, ओवरलोडिंग। तो अतिभारण के कारण और शॉर्ट सर्किट के कारण भी क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में आपका करंट क्या करते फ्लो करने लगते हैं सर्किट से। तो ये आपका जो फिनोमेना, आपका जो घटना है, लघुपतन कहलाता है। 12 नंबर, किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तक का काम करता है। कौन सा युक्ति जो है जिसमें जो द्विक जो आपका विभक्त वलय है, वलय क्या होता है मतलब रिंग टाइप का होता है। आप यदि नहीं पढ़े हैं विद्युत मोटर से जाकर देखिएगा, मैं वीडियो डाला हूँ पूरा विद्युत मोटर का फिगर बनाया हूँ, फिगर बना के मैं एक्सप्लेन किया हूँ, तो वहाँ मैंने आपको बताया हूँ विभक्त वलय क्या होता है ना।
तो वो आधा रहता है, आधा बलय रहता है, ऊपर आधा इधर से रहता है, ठीक है। वो क्या करता है, द्विक परिवर्तक काम करता है, मतलब डायरेक्शन को बदलने का काम करता है ना। तो वो फिर जनरली यूज होता है आपका विद्युत मोटर में होता है, ये आपका विद्युत मोटर में होता है, ठीक है। 13 नंबर, परिपथ में लघु पतन से बचाने के लिए क्या उपयोग किया था। अभी तो करंट बढ़ गया था तो उसको लघु पतन बोले थे, लेकिन इसको बचाना भी तो है, तो उसको क्या बोलेंगे, बचाने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग घर में फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। अगला 14 नंबर, घरेलू विद्युत परिपथ में विधुन्मय तार का रंग कैसा होता है। तो विधुन्मय तार मतलब क्या होता है आपका, लाल होता है, ठीक है। अगला 15 नंबर, देखिए आप, लाल होता है, काला होता है, हरा होता है, सब कलर देखते हैं, घर में कलर यूज होता है बाहर में, तो विधुन्मय तार लाल वाला होता है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, तो देखिए जो एसी करंट होता है दोस्तों, अल्टरनेटिव करंट होता है, वो क्या होता है ना आपका, टाइम के अनुसार क्या होता है, डायरेक्शन को बदलते रहता है। ये जो आपका ऐसे चलता है आपका साइन वेव में, तो ये 50 हर्ट्ज इसका आवृत्ति होता है, ठीक है। 1 सेकंड में क्या होता है आपका, 50 बार ये क्या करता है आपका, मूव करता है ना। तो 50 हर्ट्ज आवृत्ति हो गया, और यदि वोल्टेज पूछ देगा तो 220 वोल्टेज जनरली लेके चलते हैं हम लोग। तो इस तरीके से फिर हम लोगों ने 15 साल को ही देखा है, अभी मैंने 15 और लिया हूँ, ठीक है। मैं उसको बता ही देता हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको 30 सवाल मैं आपको दे देता हूँ वीडियो के माध्यम से, आप तीनों सवालों को डाइजेस्ट कर लीजिएगा, एकदम पचा लीजिए, मतलब याद कर लीजिए, समझ लीजिए, है ना। कोई पूछे तो तुरंत बोल दें, ऐसा रहना चाहिए, ठीक है। नोट करिए इसको। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं रिमेनिंग पार्ट्स को क्या बचा हुआ, ठीक है। इस सारे सवाल जो 15 थे ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे से अंतिम रिक्वेस्ट है, और ये जो बता रहा हूँ 15 केमिस्ट्री का ना, इसको भी याद कर लीजिएगा, ये मेरा अंतिम रिक्वेस्ट है, ठीक है, क्योंकि बार बार बोलना अच्छा भी नहीं लगता। चलिए पढ़ते हैं सबसे सवाल में 16 को क्या कहता है। बोल रहा है कि Fe2O3 + 2, केमिस्ट्री का सवाल है, ठीक है। Fe2O3 + 2Al अभिक्रिया किया, बनाया Al2O3 + 2Fe, किस प्रकार की अभिक्रिया है, कैसा दिख रहा है। तो मैंने एक 1 साइड वीडियो लाया था, उसमें जितनी केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं 15-16 मैंने सारा बता दिया था, जो कि एनसीईआरटी में दिया भी नहीं था। एनसीईआरटी से जो फाजुल था, लेकिन यहाँ में आता तो उसमें बता दिया था, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जब भी कोई अभिक्रिया में यदि आयन का आदान प्रदान हो तो विस्थापन, यदि एक आयन का आदान प्रदान हो तो एकल विस्थापन, यदि 2 आयन का आदान प्रदान हो, एक्सचेंजिंग हो, तो द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहां देख रहे हैं कि ऑक्सीजन था Fe का संपत्ति, बट इसको चुरा के लेके चला गया Al, है ना, जानते सबको चुरा के लेके चला गया था। तो ऑक्सीजन था Fe के पास, बजा जी रहा था, लेकिन एल्युमिनियम बीच में एंट्री मारा, अब लेके चला गया, तो एल्युमिनियम मैंने एक गया ना, सिर्फ ऑक्सीजन गया ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एकल विस्थापन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एकल विस्थापन या सिर्फ विस्थापन बोल सकते हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन। अगला 17 नंबर, अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से यौगिक बनते हों, तो वही जगह विस्थापन अभिक्रिया। कहीं कहीं इसको फिर सुना युगल विस्थापन बोला जाता है, कहीं कहीं अब आंसर बुक पढ़िएगा तो युगल विस्थापन बोला जाता है, उसको द्विविस्थापन बोलते हैं, और एकल विस्थापन बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अगला 18 नंबर, कार्बन को वायु में जलाने से CO2 का बनना उदाहरण है, किसका उदाहरण है बताइए दोस्तों। कार्बन कहाँ जल रहा है, वायु में, मतलब कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, कार्बन का फॉर्मूला C होता है और वायु का O2 होता है, तो C + O2 = CO2, मतलब जुड़ रहा मतलब संयोजन है, कहाँ 19वां नंबर, बरसात के मौसम में कॉपर पर हरा परत किसके कारण चढ़ता है। इधर देखिएगा, बरसात जब लगता है, मान लीजिए आपका घर में कोई बर्तन होगा तांबा होगा, उसको छोड़ दिया, जब पानी पीते होंगे देखिए वो हरा हो जाता है। क्यों हरा होता है पता है, पानी के संपर्क में आने से हरा हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स कॉपर जो होता है ना, कॉपर पे कार्बोनेट के परत चढ़ जाते हैं, और कॉपर पे ना हाइड्रोक्साइड का परत चढ़ जाता है, इसको जंग लगना ही बोल सकते हैं, आप कुछ नहीं है। यदि आप वायु में नमी में आर्द्रता अम्ल की उपस्थिति में यदि परत का क्षय हो रहा है धातु का, तो जंग लगना ही कहलाता है ना, जंग लगना कहलाता है। तो ये चूंकि आपका बरसात में कॉपर कैसा हो रहा है, हरा हो रहा है, तो किसी कारण होता है
याद कर लीजिएगा CuCO3, CuOH का होल 2, है ना, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। 20वां नंबर, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जैसे को पूछ दे एग्जाम में आया उस वाले, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जंग जो कि कहाँ, जंग जिन्हें लोहा में ही लगते हैं ना, जंग मतलब दिमाग क्या होता है, लोहा, है ना, तो ये Fe हो जाएगा। और चूंकि जंग सिर्फ हाइड्रोजन से नहीं लगता है, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए और हाइड्रोजन भी चाहिए, है ना, मतलब पानी चाहिए और वायु भी चाहिए। तो Fe2O3.XH2, X का मतलब यहाँ पे क्या आपका 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है ना। 21वां नंबर, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद कर लीजिए, सांस श्वसन कैसा अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब बोले कि सर ऊष्माक्षेपी कैसा, आप बोल दिए, देखिए तो श्वसन जो होता है ना, फिर सांस लेते हैं तो श्वसन में एक रिएक्शन होता है, पड़ेगा ग्लूकोज का विखंडन होता है, तो वहां से एनर्जी मिलता है हम लोग को। तो आपको पता ही होगा कि जो भी ऐसा अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, उष्मा का निर्माण हो रहा है, तो ऊष्माक्षेपी ही कहलाता है। लेकिन वही उष्मा का जरूरत पड़ रहा है तो उष्मा शोषी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोयला का जलना है, तो कोयला को जलाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, उसमें आग लगाना पड़ता है, तो उसमें क्या हो गया, शोषी, पहले उसमें लिया, है ना। तो जिससे मान लीजिए कुछ भी जलाने के लिए यदि उष्मा का जरूरत पड़ रहा है तो उष्मा शोषी, लेकिन यदि उष्मा दे रहा है तो ऊष्माक्षेपी। 22वां नंबर, फेरस सल्फेट की क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? ये एनसीडी में से मैं निकाला हूँ, ठीक है, एक टर्म था वहाँ पे लैब वाला, आप पढ़िएगा सेक्शन लैब वाला, वहाँ पे है। तो फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल का जो रंग होता है फिर आपका हरा होता है, हरा। इसका फार्मूला क्या होता है? FeSO4। आगे है, शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये भी फ्रेंड्स आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा, है ना। अगला, लाल तप्त, क्योंकि आपका उसमें टाइप का कुछ गंध वगैरह मिलता रहता है ना, तो शाक सब्जी विघटित कंपोस्ट बन जाता है, तो ऊष्माक्षेपी कहलाता है। लाल तप्त आयरन पर जल बाष्प प्रवाहित करने से कौन सा युग बनता है? मतलब फिर सबको बहुत ही लाल तप्त, मतलब बहुत ही गर्म, हाईली हीट एकदम आयरन है, अब आयरन का वाटर को फ्लो कर रहा है, तो क्या बनेगा? तो वो फिर कुछ नहीं बनता, जनरली आपका लोहा का ऑक्साइड ही बनता है, तो Fe2O3 बनता है। 25वां नंबर, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? याद कर लीजिए, 9th पढ़े, याद होगा, नहीं तो मैं बदली देता हूँ। क्या था? दूध से दही बनता है, तो क्या आप दही से दूध बना सकते हैं? नहीं, दही से दूध नहीं बना सकते, मतलब ये रिवर्सिबल नहीं है, मतलब उल्टा नहीं हो सकता। जो उल्टा नहीं हो मतलब रासायनिक केमिकल का चीज़ होता है ना, उल्टा नहीं होता, आप किसी पे कर दीजिए दोबारा नहीं होगा, है ना। केमिकल जो चीज़ होता है वो एक बार हो गया तो हो गया, दोबारा उसको नहीं बदल सकता आप लोग, तो रासायनिक क्रिया में ही होता है, दोबारा नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन भौतिक में क्या होता है ना, वो रिवर्सिबल होता है, उसको उल्टा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी को रखें फ्रीज में तो बर्फ़ बन जाएगा, हमको बर्फ़ से पानी में लाना कैसे करेंगे? बाहर धूप में छोड़ देंगे, पानी बन जाएगा, मतलब भौतिक है। लेकिन रासायनिक में नहीं होगा, नहीं होगा। दूध से दही बन सकता है, बन सकता है, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। 26 नंबर, कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? मतलब इसके लिए कोई ज्वाला की जरूरत नहीं है। देखिए अधिकतर फिर जो पदार्थ को हम लोग ज्वलनशील क्यों बोलते हैं? ज्वलनशील फिर इसलिए बोलते हैं ताकि वो अपने एक निम्न ज्वलन ताप पे जलता है। कोई पदार्थ बिना ज्वलन ताप पे नहीं जल सकता है। जब तक उसको आग दे रहे हैं, सलाई मार रहे हैं ठंडा के दिन में, जब तक वो ज्वलन ताप पे नहीं प्राप्त कर ले तब तक वो नहीं लहरेगा। तो एक कोयला जो है ना बिना ज्वाला के जलता है। ज्वाला क्या होता है? जलने का जो देखते हैं ना पोर्शन, जो पीला वाला है जो या हरा वाला रहता है वही ज्वाला होता है, ठीक है। जैसे गैस वगैरह हरा टाइप का जलता है। 27 नंबर, आलू चिप्स थैली में कौन सी गैस भरी होती है? आलू चिप्स में थैली में कौन सा गैस भरा होता है? जो आलू का चिप्स का थैली लेने जाइएगा आप, चिप्स वाला लेज का, तो उसमें देखिएगा जब उसको निकालिएगा ना तो उसमें से फूला हुआ रहता है, लेकिन जब जैसे इसको खोलते तो बहुत कम रहता है, मतलब उसको गैस ही भरा रहता है। गैस क्यों रहता है फ्रेंड्स? क्योंकि देखिए इसको हम सब जानते हैं, तेल वाला चीज़ को छोड़ दीजिए ज़्यादा दिन तक हवा में खराब हो जाएगा। खाना सब्जी क्यों खराब हो जाता है? क्योंकि खाना तैलीय होता है, बसा वाले पदार्थ होते हैं, हवा से रिएक्ट कर जाते हैं और दुर्गंध वाले यौगिक बनाते हैं। तो लेकिन यदि उसमें ऑक्सीजन ना रख के मैं उसको नाइट्रोजन डाल दूँ तो क्या होगा?
क्योंकि नाइट्रोजन करे ऑक्सीकरण होगा नहीं, वहाँ पर ऑक्सीकरण होगा नहीं तो खराब नहीं होगा, तो इसलिए नाइट्रोजन भर देते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ चिप्स में रहता है, बहुत सारे खाने वाले चीज़ों में आपका नाइट्रोजन भरा रहता है, ठीक है। लेकिन सवाल आपका चिप्स ही पूछता है। 28वां नंबर, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर यानी कि श्वेत, तो सिल्वर क्लोराइड जो है एजीसीएल का रंग श्वेत होता है। 29 नंबर, लोहा को जिंक से लेपित करने का क्रिया क्या कहलाता है? जिंक से लेपित तो क्या बोल सकते हैं? जस्तीकरण बोल सकते हैं, है ना, या कहेंगे फिर इसको यशब्द लेपन बोला जाता है। यशब्द लेपन, जस्तीकरण या यशब्द लेपन बोल सकते हैं, ठीक है। एक फिर से होता है विद्युत लेपन, वो अलग चीज होता है। ये आपका जस्तीकरण है, क्यों करते हैं? लोहा को जंग से बचाने के लिए, कि लोहा पे जंग ना लगे। 30 नंबर, असंतुलित समीकरण को संतुलित किस लिए करते हैं? इस बार आपका एमसीक्यू में आता है, साथ आपका ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आता है। तो असंतुलित को संतुलित क्यों करते हैं? जब मैंने बताया था आपको, चैप्टर पढ़ाया था, वहां बताया था कि एक नियम है, उसका नियम का नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए हम लोग संतुलित करते हैं, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम फिर आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको क्या करते हैं? पालन करने के लिए हम लोग संतुलित करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फिर हम लोगों ने आज के सेशन में हम लोगों ने 30 एमसीक्यू सवालों को लिया था, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट वांटेड है, सब पे आपका इनाम लगा हुआ है 2-2 नंबर का, 1 नंबर का, इसलिए इसको ध्यान से रखिएगा, ठीक है। याद था तो सही था, अब आप नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं, याद कर लीजिए। और फिर आप कमेंट में ये बताइए हमको कि आप कितना इसमें नंबर लाए, आपको कितना साल का जवाब पता था, जिससे कि मैं आपका असेसमेंट कर पाऊँ, है ना, जांच सकूँ कितना आपका लेवल है। तो इस तरह से फिर मैं आज का वीडियो ये मैंने ने सीखा इतना सारे सवालों को आंसर, ठीक है। ये फिर सिलसिला जारी रहेगा जब तक आपका एग्जाम खत्म ना हो जाए। हम लोग ऐसे सवालों को ढूंढ करके निचोड़ हम लोग फ्रेंड्स ऐसे ही बुक को फिर ढूंढ करके निचोड़ निकाल करके एमसीक्यू सवाल लाता रहूँगा जब तक आपका एग्जाम खत्म ना हो जाए। और ये फिर सिर्फ आपके लिए नहीं, 10th 12th दोनों वाले के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और फिर इसके पहले कभी लेक्चर देखना है नहीं देखें तो जाकर देखिए, बहुत मजा आएगा। और चैनल यदि पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आप सबका छोटा सपोर्ट की जरूरत है। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।